हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिस चैनल माय अथॉरिटी। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में NHRC। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। द ह्यूमन राइट कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है हेल्प के लिए, दैट इज क्रिएटेड बाय पासिंग अ स्पेशल लॉ से पास कर ये बॉडी बनाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम देखते हैं, या फिर हम UGC देखते हैं, जो हमारी UGC और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये सब होता है जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को एक लॉ क्रिएट करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। गवर्नमेंट को लीगल पावर होती है इसके पास, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ करने के लिए। यही होता है स्टैट्यूटरी का मतलब, ठीक है। ऑटोनोमस मतलब खुद के अंदर ये पूर्ण रूप से स्वायत्त है। बॉडी इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट, जो NHRC है उसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि प्रोटेक्ट हो सके, सुरक्षा हो सके, प्रमोट ह्यूमन राइट्स के लिए, यानी हमारे मानवाधिकार को और ज़्यादा प्रमोशन मिले, प्रोटेक्ट यानी इसकी सुरक्षा हो सके, इसके लिए इन आर कंट्री, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एज डिफाइंड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के द्वारा ये डिफाइन किए जाते हैं, PHRA यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर आता है। इंक्लूड द राइट रिलेटिंग टू लाइफ। इसके अंदर कौन कौन से राइट होते हैं हमारे, रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी के जो राइट्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड डिग्निटी और मानवीय गरिमा भी इसके अंदर होती है। ऑफ इंडिविजुअल गारंटी दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को ये गारंटी देता है, हर व्यक्ति को ये गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इम्बॉडीड करता है इंटरनेशनल कन्वेनेंट्स इन्फोर्सेबल बाय इंडियन कोर्ट्स, ताकि उनकी जो राइट्स है वो किनके द्वारा लागू की जाएंगी, उनकी सुरक्षा की जाएगी, जो इंडिया की कोर्ट्स हैं उनके द्वारा। अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, लीगल फ्रेमवर्क क्या रहा है, जेनेसिस देखते हैं इसका, ठीक है। जर्मिनेशन और जेनेसिस यानी उद्भव कैसे होता है NHRC का। तो जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो कब स्टैब्लिश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 12 अक्टूबर 1993 को। क्या डेट है, 12 अक्टूबर 1993 को जो है ये स्टैब्लिश्ड होता है अंडर द प्रोविजन ऑफ, और कौन से प्रोविजन और एक्ट के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में आता है। इस एक्ट के अंडर ह्यूमन राइट कमीशन को स्टैब्लिश्ड किया जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। द फॉर्मेशन ऑफ NHRC, जो इसकी जो ये फॉर्मेशन होती है NHRC की, वाज अ रिस्पॉन्स, ये एक तरीके से जवाब था, आंसर था। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जवाब था, आंसर था, किस चीज़ से, रिगार्डिंग टू बोथ डोमेस्टिक नीड्स, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू नीड्स आती है, और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि इंडिया अब इस समय एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। तो हमारा दायित्व तो बनता था कि हम भी NHRC या फिर ह्यूमन राइट्स पर कोई कदम उठाएं। और डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर, खुद के घर के अंदर ही नीड थी ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाने की, तो फिर ये कमीशन बनता है, NHRC बनता है, ठीक है। द वियना डिक्लेरेशन ऑफ 1993 में, जब वियना में डिक्लेरेशन होता है, अडॉप्टेड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स अर्ज्ड ऑल नेशंस, क्योंकि वियना ने सभी नेशंस को कहा था इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी खुद की इंडिपेंडेंट NHRC यानी अपने नेशंस की अलग ह्यूमन राइट कमीशंस को। फिर वियना इस्टेब्लिश करता है तो उसमें डिक्लेयर होता है इंडिपेंडेंट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन, यानी सभी नेशंस को कहा गया वियना कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप अपने स्तर के ऊपर अपने देश के लिए अलग से ह्यूमन राइट कमीशन को, और ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकारों को सुरक्षित और प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशंस बनाइए। तो फिर से वहाँ से कमीशंस बननी स्टार्ट हुई थी, विच इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ डिसीजन, और इसी चीज़ ने इंडिया के डिसीजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी किया था। इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं सबसे पहले। एज पर द 1993 एक्ट, हम अकॉर्डिंग किसके चलेंगे, 1993 के एक्ट के। इसमें बाद में अमेंड होता है, संशोधन कब होता है, 2006 में, और 2019 में संशोधन किए जाते हैं, अमेंडमेंट होता है। सबसे पहले इसके चेयरपर्सन की बात करते हैं। कौन होता है चेयरपर्सन, फॉर्मर चीफ जस्टिस, यानी पहले जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, CJI रह चुके हैं इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
वो होंगे इसके चेयरपर्सन। मेंबर्स इसमें कौन कौन होंगे? वन मेंबर हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी मेंबर जो रह चुका हो, जज रह चुका हो सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका मेंबर होगा। वन मेंबर कहाँ से आएंगे? हु इज हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हों, वो इसके मेंबर होंगे। 3 अदर मेंबर्स और इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, वो कहाँ से होते हैं? एटलीस्ट 1 मस्ट बी वुमेन, एक वुमेन रहनी ज़रूरी है, और 2 भी रह सकती है, लेकिन एटलीस्ट 1 तो रहेगी, एक वुमेन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स, और ऐसी वुमेन जिसको ह्यूमन राइट्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो वो इसकी मेंबर रह सकती है। अब हम देखते हैं इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होते हैं। चेयरपर्सन्स ऑफ द नेशनल कमीशंस फॉर स्केड्यूल कास्ट, इसके स्केड्यूल कास्ट से, स्केड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़ और वुमेन से एक्स ऑफिशियो मेंबर भी इसमें रह सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होते हैं, तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी समवन हु इज़ ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, वो इसका मेंबर हो सकता है। मान लीजिए एसटी, एससी और वुमेन ये सब इसके पार्ट हो, तो इन्हीं को एक मेंबर बनाकर इस ग्रुप में डाल दिया गया हो। तो ज़रूरी है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं ना, वैसे ही वो ऑलरेडी कहीं के इस मेंबर, इस ग्रुप के पार्ट होते हैं, फिर उनको मेंबर बना दिया जाता है, तो वो होता है एक्स ऑफिशियो। ये स्मॉल डाउट्स हमें क्लियर करते हुए चलना है। अपॉइंटमेंट देखते हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत के राष्ट्रपति, इंडिया अपॉइंट्स द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। मेंबर्स को भी वही करते हैं, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, यानी किसकी सलाह पर, किसकी सिफारिशों पर? कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एक कमिटी होती है जिसको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। उनकी सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति इनके चेयरपर्सन और मेंबर्स को जो है अपॉइंट करते हैं। फंक्शंस और पावर्स देख लेते हैं, एनएचआरसी के क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर होती हैं। जो एनएचआरसी है, परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस को करती है, परफॉर्म करती है, अंडर सेक्शन 12 ऑफ PHRA 1993। PHRA फिर से देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, इसके तहत 1990 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत जो सेक्शन है ये उसके अंडर काम करती हैं, बहुत सारे फंक्शंस करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्वायर सुओ मोटो ऑन पिटिशंस। पहले यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुओ मोटो, ठीक है। यानी कि जब कोई भी कोर्ट अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है, यानी कोई भी कोर्ट अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में ले लेती है, इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी अपने हाथ में लेकर, बिना किसी ने उसको कुछ कहा है, खुद ही केस को हैंडल करने लग जाती है बाय इटसेल्फ, विदाउट एनी, किसी ने अगर कंप्लेन को फाइल नहीं किया, फिर भी कोर्ट अपने हिसाब से इंक्वायरी बिठाएगी, तो उसको कहते हैं सुओ मोटो। और पिटीशन होती है जब कोई भी इंसान कंप्लेन या रिक्वेस्ट फाइल करता है, वो होता है पिटीशन। दोनों में आई थिंक आपको डिफरेंस की समझ में आ गया होगा। सुओ मोटो पावर और पिटीशन के अंदर, यहाँ पर कोर्ट खुद से निर्णय लेती है, खुद से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है, यहाँ कोई व्यक्ति फाइल करता है तब। तो इनटू कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस बाय पब्लिक सर्वेंट्स, अगर कोर्ट ऐसा तभी करेगी जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट्स, जो मान लीजिए आपके पब्लिक सर्वेंट्स जो सरकारी नौकर होते हैं या फिर लोक सेवक होते हैं, वो इस तरह से नेग्लिजेंसी यानी इग्नोरेंट बर्ताव करते हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, तब जो है कोर्ट सुओ मोटो का यूज़ कर सकती है, खुद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, कंप्लेंट्स वगैरह और वायलेशन अगर ह्यूमन राइट्स का हनन होता है तो। फिर हम देखते हैं विजिट्स जेल। क्या होती है ये विजिट्स जेल? विजिट जेल का मतलब होता है जब कोई अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी कौन हो सकती है? अथॉरिटी ह्यूमन राइट कमीशन हो सकती है, जजेस हो सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, वो जब विजिट करते हैं जेल के अंदर, क्या देखने के लिए करते हैं? ताकि कोई कैदी है उसकी सुरक्षा, उसकी मतलब कंडीशन कैसी है, क्या वो उसको अच्छे से क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है, फूड मिल रहा है, ये सब देखने के लिए जब ये अथॉरिटीज़ जेल के अंदर विजिट करती है, उसे ही कहते हैं विजिट जेल, यानी टू स्टडी द कंडीशन, वहाँ की परिस्थितियों को समझने के लिए, ऑफ इनमेट्स एंड मेक रिकमेंडेशंस, अगर ज़रूरत पड़ती है सिफारिश की और ज़्यादा बेटर कंडीशंस की सिफारिशों की, तो ये जो है विजिट जेल की जाती है।
ये मेक श्योर करने के लिए कि प्रिजनर्स ट्रीटेड प्रॉपरली, उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है या नहीं। फिर हम देखते हैं रिव्यू सेफगार्ड्स। क्या होते हैं रिव्यू सेफगार्ड्स? इसका मतलब ये बार बार चेक करना कि जो सेफ्टी है, जो मेजर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एग्जामिन करना, ठीक है, प्रोटेक्शन देना। फिर इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल भी और लीगल प्रोविजन जो प्रावधान होते हैं, इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, क्या वह लागू हो रहे हैं या सिर्फ डॉक्यूमेंट तक ही सीमित है, उस चीज़ को बार बार रिव्यू करना। प्रमोट ह्यूमन राइट लिटरेसी, यानी जो साक्षरता है वो कैसी है, यानी कि थ्रू रिसर्च करके पता लगाना, कैंपिंग्स, अवेयरनेस, कोलैबोरेशंस एनजीओ के साथ अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आता है इनकरेज एफर्ट्स ऑफ एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशन, यानी जितने भी एनजीओज जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और संगठन है उनको इनकरेज करना काम करने के लिए, दैट वर्क इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन राइट के फील्ड में काम करे। ओके, उन्हें इनकरेज करना, उत्साह बढ़ाना उनका। इंटरवीन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और अगर कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग्स और हियरिंग्स प्रक्रियाएं चल रही है उसमें इंटरवीन करना एनएचआरसी कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, और अप्रूवल लेके कोर्ट का, रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो अगर कोर्ट किसी के साथ कर रही है वायलेशन, ह्यूमन राइट का वायलेशन, हनन हो रहा है, तो वो इंटरवीन भी कर सकती है कोर्ट्स के प्रोसीडिंग्स में। पावर देख लेते हैं एनएचआरसी की क्या होती है पावर्स। तो द एनएचआरसी हैज़ पावर इक्विवेलेंट टू अ सिविल कोर्ट, यानी सिविल नागरिक कोर्ट जो होता है ना उसके बराबर पावर होती है एनएचआरसी के पास। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कौन से कोड के अंडर? सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ये पावर होती है, एनएचआरसी के पास बराबर सिविल कोर्ट के पावर होती है। इंक्लूडिंग समिंग विटनेसेस, यानी अगर उन्होंने देखा है किसी गवाह को तो वो बुला सकती है उसको, ठीक है, विटनेस को बुला सकती है। एग्जामिन अंडर ओथ एंड री-क्वेश्चनिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स को वापस से क्वेश्चंस भी कर सकती है, ठीक है, शपथ को देख भी सकती है, ये सब। लिमिटेशन ऑफ एनएचआरसी देख लेते हैं, कहाँ पर जाके उसकी पावर बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है। ओके, तो हम देखते हैं कि डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंट मैंडेट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क होने के बावजूद भी एनएचआरसी जो है सेवरल लिमिटेशंस देखने को मिलती है। सबसे पहले उसका जो नेचर है वो एडवाइजरी, सलाहकारी नेचर होता है। उसकी जो रिकमेंडेशन, सिफारिश होती है वो बाइंडिंग नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि कोई उन्हें माने ही माने, सिर्फ वो सलाह दे सकती है, वो ये नहीं कह सकते मेरे जो ऑर्डर है उसको मानने ही पड़ेंगे। तो उसका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा एडवाइजरी टाइप का होता है ना, सलाहकार टाइप का। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, बहुत ही ज़्यादा सीमित क्षेत्राधिकार रहता है एनएचआरसी के पास। इट कैन नॉट इंक्वायर इनटू मैटर्स ओल्डर देन 1 ईयर, 1 साल पहले के मैटर उठाकर लेके आ रही है एनएचआरसी, कहती है इस पर जो है डेट और ऑकरेंस है, मतलब डेट वगैरह आप इस पे करिए, कोर्ट को ऐसा नहीं कह सकती है। 1 साल पुराने मैटर कोई काम के नहीं रहते हैं, ठीक है। नो पुनिटिव पावर्स, क्या होता है ये पुनिटिव पावर्स? सो इसका मतलब होता है कि इट कैन नॉट पनिश, ये कभी भी कोई भी तरीके से पनिश और वायलेटर्स और अवार्ड कंपनसेशन डायरेक्टली नहीं दे सकती है, यानी किसी को भी फाइन नहीं दे सकती है, वार्न नहीं कर सकती ऑफिशियली, मतलब अगर ऐसा करती तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सो ये कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ एडवाइस और रिकमेंड कर सकती है कि हाँ अगर ये कोई पर्सन बहुत गिल्टी है तो उसको आप सज़ा दिलवाइए। मतलब खुद से कोई पावर नहीं होती है, पनिश करने की पावर नहीं होती है ये, ठीक है, पनिशेटिव पावर्स नहीं है। फिर हम देखते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को। इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी एट द स्टेट लेवल, एनएचआरसी का अपने ही स्टेट लेवल के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, इनएडिक्वेट अमाउंट में रहता है, अपर्याप्त रहता है, और कैपेसिटी उतनी ज़्यादा क्षमता भी नहीं होती कि वो उनसे समन्वय करके आराम से सहयोग से काम कर सके, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इसमें जो है आर्म्ड फोर्सेस का भी एक्सक्लूजन रहता है, बिल्कुल भी शामिल नहीं होते। द कमीशन कैन ओनली सीक रिपोर्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केसेस इन्वॉल्विंग वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन और वगैरह रिपोर्ट्स के लिए डिमांड कर सकती है अगर उनको आर्म्ड फोर्सेस चाहिए। उनके पास कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं रहती है, एनएचआरसी के पास कोई आर्म्ड फोर्सेस भी नहीं रहती है। रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस एंड कन्फ्लिक्ट जोन्स, यही इसके जो काम करने की क्षमता है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है। कन्फ्लिक्ट जोन्स बहुत ज़्यादा उसमें लड़ाइयाँ झगड़े को बढ़ाती है, ठीक है। और हम देखते हैं अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन क्या रहा है एनएचआरसी का। अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन देखते हैं
डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन, बहुत सारी इसकी प्रतिबंधित मतलब उसको बहुत ज़्यादा बांध दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी द NHRC हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर NHRC ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। सबसे पहले बात करेंगे कस्टोडियन जस्टिस की। क्या होता है कस्टोडियन जस्टिस? इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, और किसी भी चीज़ को बार बार आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, एक्शन इन केसेस कस्टोडियल डेथ, यानी कैदियों की डेथ हो जाती है, वो जेल के अंदर बंद है, ठीक है, कैदी है, फिर अगर उसकी ब्रूटली पुलिस उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, उस रिगार्डिंग अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है। आर्म्ड इनकाउंटर्स अगर हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग कस्टोडियल जस्टिस के बारे में NHRC बात करती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर की बात करना, अगर कोई इंसान का बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग हो रहा है, इधर से उधर भेजा जा रहा है, या फिर चाइल्ड लेबर बंधुआ मजदूर की बात है, बाल मजदूरी, उसके रिगार्डिंग NHRC जो है इट हैज़ एड्रेस्ड इश्यूज। बॉन्डेड लेबर के बारे में, इशू के बारे में बता सकती है। ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड राइट वायलेशंस, जो बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है उसके बारे में बता सकती है। फिर है अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैला सकती है, थ्रू वर्कशॉप्स करवा सकती है, सेमिनार्स वगैरह करवा सकती है, पब्लिकेशंस अलग अलग निकाल कर NHRC प्रमोट कर सकती है, ह्यूमन राइट के अवेयर कर सकती है लोगों को। फिर आता है पीपल पॉलिसी रिकमेंडेशंस, यानी सलाह दे सकती है पॉलिसी बनाने में, सजेस्ट कर सकती है रिफॉर्म सुधार करने हो तो। क्रिमिनल जस्टिस रिगार्डिंग प्रिजनर कंडीशन एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में वो अपनी राय दे सकती है। कुछ सर्टेन रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, रिफॉर्म्स एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं NHRC के। टू एनहेंस NHRC इफेक्टिवनेस, बढ़ाने के लिए सेवरल रिफॉर्म्स आए हैं, हैव बीन प्रपोज। स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट पावर, यानी पावर को और ज़्यादा इन्फोर्समेंट और मजबूत करना। मेकिंग NHRC रिकमेंडेशंस, जो NHRC की रिकमेंडेशन और सलाह है उसको बाइंडिंग करना चाहिए कि मानना पड़ेगा, और इन्फोर्सेबल थ्रू लेजिस्लेशन, विधान के द्वारा उसको लागू भी किया जाना चाहिए। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाती है ये चीज़, पारदर्शी और ज़्यादा बढ़ती है इससे। इन अपॉइंटमेंट और फंक्शनिंग में अगर हम किसी का अपॉइंटमेंट करते हो तो इसमें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंकल्जन, यानी अगर NHRC को आर्म फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार को वो भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। आर्म फोर्सेस और जुरिस्डिक्शन को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, उसके क्षेत्राधिकार को प्रॉपर सेफगार्ड हो, ताकि हमारे ह्यूमन राइट्स की और अच्छे से रक्षा हो सके। फिर है बेटर कंडीशन प्रोवाइड करवानी चाहिए स्टेट कमीशंस को भी, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इशू, ताकि अच्छे से एफिशिएंट दक्ष तरीके से हमारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। कंक्लूड कर लेते हैं आंसर को, तो द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ क्रूशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन रहा है इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का। सर्विंग एज द वॉच डॉग की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन करता है हमारे बेसिक जो हमारे मूलभूत अधिकार है उनका, डिग्निटी मानवीय गरिमा को बनाए रखता है इंडिविजुअल्स की। वाइल इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू अपहोल्डिंग द ह्यूमन राइट्स, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे ह्यूमन राइट्स को बचाने का। स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, बहुत सारे सुधार आए हैं हमारे स्ट्रक्चर में, नेसेसरी एम्पावरमेंट हुआ है। एंड वाइब्रेंट NHRC backed by a responsive state mechanism, it is essential to fulfill India's constitutional commitment to justice, liberty, equality and fraternity की बात करता है। तो इसी के साथ हमने बहुत ही शॉर्ट में NHRC को कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।